नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। भारत में फिर से थैंक यू मोदी जी का मौसमी बुखार वापस लौट आया है। अमेरिका से ट्रेड डील की ऐसी बलैयां ली जा रही हैं मानो दोनों ने मिलकर विश्व शांति का टेंडर पास कर दिया हो। महीनों से फंसी हुई ट्रेड डील की सरकारी फाइल अचानक से क्लियर हो गई है, लेकिन डील या नो डील पर आज तक वाली अंजना ओम कश्यप ने अपनी जो भद्द पिटवाई है, वैसी भद्द पिटवाने के लिए 56 इंच का सीना तो नहीं, लेकिन 56 इंच मोटी चमड़ी जरूर चाहिए। यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी, उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील जो भारत को एक एडवांटेजियस पोजीशन पर डालती है, और इसीलिए शो का नाम हमने रखा है झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। कुछ ही देर में मोदी जी ने भी इसे कंफर्म कर दिया और अगली सुबह अखबारों के फ्रंट पेज ऐसे निकले मानो सारे अखबार एक ही फोटोकॉपी मशीन में प्रिंट होकर निकले हों। एक ही मुस्कान, एक ही तरह की हेडलाइन और भाव भी लगभग एक साथ। Trade deal done, says Trump. Modi thanks him for cutting tariff to 18%. India, US have a deal, 50% tariffs cut to 18%. US trade deal done, India tariffs now 18%. अमेरिका से सशर्त ट्रेड डील। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25 से घटाकर 18% किया। राहत, ट्रंप ने टैरिफ घटाया। अमेरिका ने भारत पर शुल्क 50% से घटाकर 18% किया। एक तरफ अखबारों की हेडलाइन थी तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया के हुड़क-चुल्लू एंकर जो मोदी जी पर सदके जामा हुए थे। आखिरकार वाकई नरेंद्र है धुरंधर, इसमें कोई नहीं है दो राय। नरेंद्र मोदी ने चुपचाप ऐसा गजब काम किया कि आज दुनिया कह रही है कि सरेंडर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। नरेंद्र मोदी ने उन ट्रंप को झुका दिया जो ट्रंप किसी की सुनते नहीं, जो ट्रंप सिर्फ अपनी चलाते। लेकिन मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आज का भारत झुकता नहीं, झुकाना जानता है। पिछले एक हफ्ते में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील की जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, और अब अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की है जिसे आप फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह सकते हैं। भारत के आगे डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे थे 50% तक कर दिया, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। हालांकि इस ट्रेड डील का असल सच न तो आपको चमचमाती हेडलाइनों में मिलेगा, न ही दरबारी मीडिया की चाटुकारिता में। असल सच तो इस वीडियो में छिपा है। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। जी हाँ, यही है वो फादर ऑफ ऑल डील जिसके लिए मोदी जी को माला पहनाकर उनकी जय जयकार की जा रही है। मोदी, 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 मोदी। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट देखे तो मोदी जी धुरंधर कम सरेंडर ज्यादा नजर आ रहे हैं। दरअसल 50% की तुलना में 18% टैरिफ भले कम लग रहा है, मगर पहले के मुकाबले अभी भी यह 15% ज्यादा है। पहले भारत पर औसत अमेरिकी टैरिफ करीब 3% था, और बदले में भारत क्या करेगा? वह अब अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ की पुरानी दरों को और कम करेगा। यह फाइनल हिस्सा है डील का। सचमुच में हम वीक नहीं है, हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। और ऊपर से अमेरिका ने भारत को $500 बिलियन की एक शॉपिंग लिस्ट भी थमा दी है। अगले 5 सालों में भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। इसमें हवाई जहाज के पार्ट, ऊर्जा संबंधी उत्पाद, कीमती धातुएं और कोयला शामिल है। अब तक भारत अमेरिका को करीब $86 बिलियन का सामान बेचता था और बदले में $45 बिलियन का आयात करता था, यानी तराजू का पलड़ा भारत की तरफ झुका हुआ था। अब वही भारत अमेरिका से औसतन हर साल $100 बिलियन का आयात करेगा। इसमें किसका फायदा और कितना फायदा हुआ है, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। सबसे गंभीर मसला खेती का है। कृषि जैसे सेंसिटिव सेक्टर में अमेरिकी उत्पादों की एंट्री की अटकलें लगाई जा रही हैं। मतलब कि आत्मनिर्भर भारत का किसान अब सिर्फ मौसम से ही नहीं, अमेरिकी कॉरपोरेट खेती से भी मुकाबला करेगा। हालांकि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बस इतना कहा कि भारत ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। यूएस ट्रेड डील में भी
भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। जबकि अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंग्स ने इस डील को अमेरिकी किसानों के लिए लाभदायक बताया है। उनका कहना है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के भारत के विशाल बाजार तक पहुंच बढ़ने और इससे 1.3 अरब डॉलर के भारत के साथ अमेरिकी कृषि व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। अब सवाल सीधा है, सच कौन बोल रहा है? ट्रंप जो सीना ठोक कर बोल रहे हैं, या फिर मोदी सरकार जिसका रवैया ऐसा है जैसे डील नहीं सरप्राइज गिफ्ट हो? रही बात रूसी तेल की, तो वो गया तेल लेने, क्योंकि ट्रंप ने खुला बोल दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। दरअसल भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, तब अपने इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाने पर राजी हो गया है। ट्रंप के मुताबिक भारत का रूस से तेल खरीदना इस डील की एक अहम शर्त है। एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध रोकने का ऐलान भारत से पहले डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं, यह भी डोनाल्ड भाई ट्रंप ही तय कर रहे हैं। कहने का मतलब, ट्रंप वेनेजुएला और भारत के बीच ज्यादा अंतर नहीं रखते। वाकई में एक संपूर्ण संप्रभु देश के लिए इससे बेहतर डील क्या होगी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे इस पूरे मामले को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान एक झटके में साफ कर देता है। रूसी तेल पर ट्रंप के दावों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे कहा, मैं सटीक जवाब नहीं दूंगी। मतलब सवाल अंतर्राष्ट्रीय नीति का है, जवाब गोपनीयता का। क्यों? क्योंकि उन्हें मोदी जी पर भरोसा है। क्या तेल के बाजार में तेल के प्राइसेस में इजाफा होगा? क्योंकि अगर हम रूस से चीप ऑयल नहीं खरीद रहे हैं तो क्या हम वो सारा बर्डन अपने लोगों पर पास ऑन करने वाले हैं क्या? मैं इसका सीधा जवाब नहीं दे रही हूँ। आपका प्रश्न जो एकदम सटीक फोकस के साथ कल ये करेंगे नहीं करेंगे, उसमें सटीक जवाब नहीं दे रही हूँ, मगर सिर्फ ये बात बोल रही हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरे भरोसा रखूंगी कि देश का हित में वो आगे चलेगी। जी हाँ, मोदी सरकार का असली गांधीयन मॉडल यही है, न सवाल सुनने का, न जवाब देने का, बस आंख बंद करके भरोसा करने का। वैसे भरोसा तो इन दिनों मोदी जी को अपनी सुरक्षा का भी नहीं रहा है। क्या पता कब विपक्षी महिला सांसद मोदी जी को काट लें या झपड़िया दें या बाल नोच लें। नहीं भाई, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये तो टीडीपी के नेता दीपक रेड्डी का कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोगी हैं। That those lady MPs who have come there, although they don't have any weapons, there is a chance that they can go bite the Prime Minister also. I mean, Bite the Prime Minister? Yeah. I mean, He thought really bite the Prime Minister? I mean, they don't have any weapons, so at least they have their teeth. I mean, they don't have any weapons, so at least they have their teeth. यहाँ पर हंसना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह मोदी जी की सुरक्षा का मामला है। किसी का क्या भरोसा, कहीं प्रधानमंत्री जी के कपड़े फाड़ दिए जाते तो? यह फैक्ट है कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। जैसे धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे। प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे, ये देश देख रहा है। वो मोदी जी जिनके पास सारे देश का सुरक्षा अमला मौजूद है, वो देश की संसद के अंदर अपनी सुरक्षा का कॉन्फिडेंस नहीं रखते। ये मजाक चल रहा है। कुछ भी इधर मालिक परेशान, उधर वफादार हुड़कचुल्लू मोदी जी की सुरक्षा को लेकर परेशान। हिंदू खतरे से सवर्ण खतरे पर शिफ्ट हुए घुघा बसंतों ने सब कुछ किनारे रखते हुए मोदी खतरे में का बिगुल फूंक डाला। संसद के अंदर क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की तैयारी थी? लोकसभा में क्या सचमुच प्रधानमंत्री पर सुनियोजित अटैक का प्लान था? अगर हाँ, तो कौन स्क्रिप्ट राइटर? क्या कल लोकसभा में प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था? क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस की महिला सांसदों ने सदन के नेता यानी पीएम पर हमले की योजना बना रखी थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी? क्या पीएम मोदी के साथ कोई दुर्घटना घट सकती थी? अब आप ही बताइए। महिला विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब क्या पहुंच गई? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस ऐतिहासिक खतरे को भांपते हुए प्रधानमंत्री को संसद में कदम रखने से ही रोक दिया। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना
कर सके। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। लेकिन भला 56 इंच को कोई डरा सकता है क्या? Debate on the Andhra Pradesh reorganization bill. Members opposing the bifurcation tore papers and tossed the pieces around. अरे प्रोड्यूसर जी, ये कौन सा वीडियो चला दिया भाई? मोदी जी वाला चलाओ, मोदी जी वाला। पर सर वो तो सदन में आए ही नहीं थे। ओह, कोई बात नहीं। पर मोदी जी को एक सलाह है, ये झूठ भारत के लोगों के गले से नहीं उतरेगा कि संसद भवन में मोदी जी के ऊपर हमला हो सकता है। झूठ उसी स्तर का बोलें जो पचनीय हो, अपचनीय झूठ से परहेज करें। दरअसल इस पूरे बखेड़े की शुरुआत लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा द कैरवान पत्रिका में छपे एक लेख का जिक्र करने से हुई। यह पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब पर आधारित है। राहुल गांधी का कहना था कि इस किताब के कुछ अंश 2020 के भारत चीन सीमा तनाव के दौरान सरकार और शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को यह बात सदन में पूरी करने नहीं दी गई। बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया और स्पीकर ने राहुल गांधी को बोलने की अनुमति ही नहीं दी। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. Only started. Only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। कैरवान वो विषय को बोलेंगे, ये नरवणे जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में वो मैगजीन की रिपोर्ट है। नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? ये झूठ है। आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नॉट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब जरा उस लेख की कहानी सुनिए। 31 अगस्त 2020 रात 8:15 बजे पूर्वी लद्दाख के रेचिनला की ओर 4 चीनी टैंक पैदल सेना के साथ बढ़ने लगे। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। सेना प्रमुख MM नरवणे ने रक्षा मंत्री, NSA और बाकी शीर्ष नेताओं को बार बार फोन किया। नियम साफ था, राजनीतिक मंजूरी के बिना गोली नहीं चलेगी, लेकिन जवाब सन्नाटा। चीनी टैंक आगे बढ़ते रहे और दिल्ली में फोन बस बजते रहे। आखिरकार प्रधानमंत्री से बात हुई और कथित तौर पर जो संदेश आया वो इतिहास में दर्ज होने लायक है। जो उचित समझो वो करो। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। इस विवाद के कई आयाम हैं। भारत की सेना नागरिक सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। यह लोकतांत्रिक देश है, मिलिट्री कैंप नहीं। गोली चलेगी या नहीं यह सरकार तय करती है। दूसरे देशों से रिश्ते कैसे होंगे यह भी सरकार तय करती है। युद्ध करना है या नहीं यह भी चुनी हुई सरकार का फैसला होता है। सेना का काम आदेश लेकर युद्ध करना होता है, सरकार का काम फैसला लेना होता है। जो उचित समझो वो करो नेतृत्व का नहीं बल्कि अनिर्णय का संकेत देता है। लेकिन इन सवालों के जवाब संसद के जरिए पूरे देश को देने की बजाय प्रधानमंत्री एक बार फिर खुद से ही आत्म साक्षात्कार करने लगे। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भाषण देने आए तो काफी देर तक बस कब्र ही खोदते रहे। 1-2 बार नहीं, पूरे 21 बार। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो, जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। वो मोदी की कब्र खोदते हैं। मोदी की कब्र खोदती है आपको, इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो। मोदी तेरी कब्र खोदेगी। मोदी की कब्र खोदने का नारा, इसलिए ये मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। तो मोदी की कब्र खोदने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कब्र खुदेगी मोदी की। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कब्र तुम नहीं खोद पाओगे, कब्र खोदना चाहता है। खैर, संसद से फारिग होकर मोदी जी मलेशिया निकल गए।
वही मलेशिया, जहां बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, वहां मोदी जी के इस्तकबाल में राम और सीता के पपेट शो हो रहे थे। और यहां भारत में मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई एक्स पर एक वीडियो शेयर करती है, जिसमें मोदी जी के खास शागिर्द असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा राइफल से निशाना लगाते हुए दिखते हैं और निशाने पर 2 मुस्लिम पुरुष हैं। लिखा हुआ आता है नो मर्सी, यानी कोई दया नहीं, और पोस्ट में लिखा है पॉइंट ब्लैंक शॉट, यानी कनपटी पर सटाकर गोली मारना। वीडियो तो अब डिलीट हो चुका है, पर आपके लिए खास पेश है। कुछ ऐसी ही हिपोक्रेसी में महारत हासिल है मोदी जी की पार्टी को। हम आपके कानों को और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए माहौल को जरा बदलते हैं। आपके लिए एक मीठी सी, प्यारी सी और जरूरी खुशखबरी है। बीती 7 फरवरी को न्यूज लॉन्ड्री 14 साल का हो गया। जी हाँ, 14 साल की आज़ाद जनहित वाली पत्रकारिता। यह संभव हुई आप जैसे उन तमाम सब्सक्राइबर्स की बदौलत जिन्होंने विज्ञापन से मुक्त मीडिया के विचार में अपना भरोसा जताया और न्यूज लॉन्ड्री को यहाँ तक पहुँचाया। इस खुशी के मौके पर हमने एक खास अभियान शुरू किया है, उन तमाम लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए जिनकी वजह से न्यूज लॉन्ड्री आज यहाँ तक पहुँचा है। इसमें हमारे फाउंडर्स भी शामिल हैं, हमारी टीम भी, और सबसे ज्यादा आप, यानी हमारे सब्सक्राइबर्स और दर्शक। I am Manisha Pandey. I watch TV news so you don't have to. I run a newsroom the way it should be run. I built News Laundry. मैं रमाकांत शुक्ला, मैं एक को-फाउंडर हूँ I built News Laundry. I'm Madhu Trehan. I build news media companies. I've built quite a few. I also built News Laundry. I 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 built News Laundry. हम आगे भी इसी तरह जनहित वाली पत्रकारिता करते रहें। पत्रकारिता विज्ञापन के दबाव से मुक्त रहे, इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की दरकार है। यह जो QR कोड आपको दिख रहा है, आपके न्यूज लॉन्ड्री से जुड़ने का हाईवे है, तो इसे स्कैन करें और विज्ञापन मुक्त पत्रकारिता को मजबूत करें। अब जरा उत्तर प्रदेश के उस फास्ट ट्रैक न्यायतंत्र पर नजर डालते हैं, जिसे यहाँ हाफ एनकाउंटर और ऑपरेशन लंगड़ा के नाम से ब्रांडिंग मिल चुकी है। मॉडल सिंपल है, न चार्जशीट, न बहस, न जज, बस घुटने के नीचे सीधा फैसला। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्ध को रोकने का प्रयास करा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया तो एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी और वो घायल होकर वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय उसने अपनी स्कूटी मोड़ पर भागना चाहा। महिला पुलिस टीम को देखकर जान से मारने के इरादे से उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश पर फायर किया। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई, वहीं बदमाश पकड़ा गया, दूसरा अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गया। उधर अदालतें लगातार याद दिला रही हैं कि कानून हाथ में लेना पुलिस का काम नहीं है। हाईकोर्ट साफ कह चुका है कि प्रमोशन, तारीफ या सोशल मीडिया की तालियों के लिए किया गया हाफ एनकाउंटर कानून व्यवस्था नहीं, सीधा अपराध है। FIR के आदेश भी हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत इतनी सी है कि ये सब कागजों पर है। 31 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हाफ एनकाउंटर गैर कानूनी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के कथित हाफ एनकाउंटर चलन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस केवल वाहवाही, इनाम और समय से पहले प्रमोशन के लिए गोली नहीं चला सकती। कानून से ऊपर कोई नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा किए जा रहे तथाकथित हाफ एनकाउंटर मामलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। और 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुले मंच से सीधे हाईकोर्ट को संदेश भेज दिया कि कई बार हम कानून के दायरे में रहने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कई बार कानून के दायरे के बाहर भी चले जाते हैं। प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर
तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। उत्तर प्रदेश में संविधान की आवाज साइलेंट मोड पर है और पिस्टल फुल वॉल्यूम में गरज रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान इस बात की तायीद है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ को न अदालतों की हिदायतों से कोई मतलब है, न ही कानूनी प्रक्रिया से। उनके लिए इंसाफ का रास्ता कोर्ट रूम से नहीं, सीधे एनकाउंटर साइट से होकर गुजरता है, जहां फैसले बहस नहीं ट्रिगर से होते हैं और इंसाफ घुटने के नीचे डिलीवर कर दिया जाता है। अलग अलग जिलों में एक जैसे एनकाउंटर, एक जैसी कहानियां और हर बार वही दावा। आरोपी भाग रहा था, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चला दी। न्यूज लॉन्ड्री की कई रिपोर्ट्स ने इस ऑपरेशन लंगड़ा के पैटर्न, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के आधिकारिक बयानों के बीच के विरोधाभासों को विस्तार से दिखाया है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट DW हिंदी से है। भारत के ग्रामीण इलाकों में रात ढलते ही रोशनी का स्टेज सजता है। ऑर्केस्ट्रा शोज के नाम पर लड़कियों से अश्लील गानों पर कामुक नृत्य कराया जाता है, जिसे देखने के लिए पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ती है। मगर इन रोशनियों के पीछे डर, असुरक्षा और रोज का खतरा छुपा होता है, जिसके बीच ये लड़कियां काम करने को मजबूर हैं। पहले तो अंदर अंदर पब्लिक को देख के ना इतना डर था, रोने जैसा मन कर रहा था कि यहाँ के लोग बहुत गंदा इशारा करते हैं, तो वो पूछते हैं दीदी क्या दिखा रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं आएंगे, मेरे घर पर सब लोग रो रहा है। तो बोलता तुमने मेरा इज्जत डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गांव में पता चलेगा, घर से निकाल देगा, तो इसलिए मम्मी रो रही थी। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।